नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। हमास इजराइल संघर्ष के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास से फोन पर बात की है। इससे पहले पीएम मोदी ने गजा के अस्पताल पर हमले की भी निंदा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इजराइल पहुंचे और इजराइल के प्रति अपना समर्थन जताया है। क्या है हमास इजराइल संघर्ष के आज 13वें दिन का हाल, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति से की बात। गजा के अस्पताल पर हुए हमले में आम नागरिकों की मौत पर प्रकट की संवेदना। मानवीय सहायता जारी रखने का दिया भरोसा। आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर जताई गहरी चिंता। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत वापस आए 1200 भारतीय, 18 नेपाली नागरिक भी शामिल। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत इजराइल पर हुए भीषण आतंकी हमले की करता है कड़ी निंदा। इजराइल हमास के बीच संघर्ष का 13वां दिन, दोनों ओर से हमले जारी। एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात। कहा, हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है ब्रिटेन। महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कौशल योजनाओं से दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को हो रहा है सबसे अधिक लाभ। बढ़ रही है दुनिया भर में भारत के स्किल्ड युवाओं की मांग। पांच राज्यों में चढ़ने लगा है चुनावी पारा। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को लिखा पत्र। डबल इंजन सरकार के लिए मांगा समर्थन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली। आज इस सरकार पर बोला हमला, भूपेश बघेल का पलटवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान से राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह फिर आई सामने। उधर तेलंगाना में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का करारा वार। कांग्रेस को बताया बीआरएस की बी टीम। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी कर्नाटक सरकार के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की बढ़ी मुश्किलें। उच्च न्यायालय से सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सीबीआई को 3 महीने में जांच पूरी करने के आदेश। आईसीसी विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत के सामने रखा 257 रन का लक्ष्य। जडेजा, बुमराह और सिराज ने लिए 2-2 विकेट। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की अच्छी शुरुआत। आप देख रहे थे सुर्खियां, खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है। ये केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कौशल योजनाओं से सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों के युवाओं को हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी कुशल पेशेवर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की मांग बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। महाराष्ट्र में 511 ग्रामीण कौशल्य विकास ये केंद्रों की स्थापना होने जा रही है। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। दुनिया के 16 देश
करीब करीब 40 लाख स्किल्ड युवाओं को अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की कौशल योजनाओं से सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को हो रहा है। भारत सरकार की कौशल योजनाओं से सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को ही हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने युवाओं और देश की प्रतिभाओं को हमेशा अनदेखा किया, जबकि आज देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इंडस्ट्री में डिमांड होने के बावजूद, नौजवानों में टैलेंट होने के बावजूद, स्किल डेवलपमेंट न होने से युवाओं के लिए नौकरी पाना अत्यंत कठिन हो गया था। ये हमारी सरकार है जिसने युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की गंभीरता को समझा है। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया। ग्रामीण कौशल विकास केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग जगत के भागीदारों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इन केंद्रों की स्थापना से संबंधित क्षेत्रों को अधिक सक्षम एवं कुशल जनशक्ति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेलार, डीडी न्यूज, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति बाहमहिम महमूद अब्बास से बात की। गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की। इजराइल फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया है। वहीं हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष को आज 13 दिन हो गए हैं और पूरी दुनिया इस संघर्ष को लेकर खेमों में बंटती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल पहुंचे और अपना समर्थन उन्होंने इजराइल के प्रति जताया। इस बीच गाजा के अस्पताल पर हुए रॉकेट हमले के बाद से मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। इजराइल के करीब 200 लोग हमास के पास बंधक हैं, जिन्हें छुड़ाने से लेकर जमीनी लड़ाई को लेकर इजराइल अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। तो ईरान समेत तमाम अरब देशों से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आती देखी जा रही हैं। जंग में सब जायज कभी नहीं होता। जब कभी भी किन्हीं 2 देशों के बीच जंग की स्थिति बनती है तो उस संघर्ष का सबसे बड़ा निशाना बनती है वहां की जनता। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 13वां दिन है, लेकिन तनाव कम होने का दूर दूर तक कोई संकेत मिलता नहीं दिख रहा है। हर बीतते दिन के साथ ये लड़ाई और भी ज्यादा गहराती जा रही है। इस संघर्ष में दोनों तरफ से हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में करीब 3,500 लोग मारे गए हैं और 12,000 से अधिक घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर को हमास की घातक घुसपैठ के दौरान इजराइल में अब तक 1400 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल के मुताबिक इस युद्ध में उसके 306 सैनिक शहीद हुए हैं और करीब 206 अभी भी गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए हुए हैं। अब तक हमने 306 शहीद सैनिकों के परिवारों और 203 बंधकों के परिवारों को सूचित कर दिया है। हम इन परिवारों का दर्द महसूस करते हैं और इस कठिन समय में उनके साथ हैं। बंधकों की रिहाई पर हम काम कर रहे हैं। इस बीच इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। आईडीएफ ने हमास के सैकड़ों आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है, जिससे इजराइल पर हमला किया गया था। युद्ध के दौरान दक्षिणी गाजा पट्टी में इजरायली सेना द्वारा किए गए हवाई हमलों में 30 से अधिक लोग मारे गए।
और कम से कम 21 अन्य घायल हो गए हैं। हवाई हमलों ने रफा में अल मसरी टावर की ऊपरी मंजिल को निशाना बनाया। घायलों को अबू यूसुफ अल नजर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। हम सो रहे थे जब हमने आवाज सुनी और भागने लगे। हम यहाँ एक शरणार्थी शिविर में रहते हैं। इस जगह को विस्फोटकों से निशाना बनाया गया। यहाँ केवल महिलाएं, बच्चे और नागरिक हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। इस बीच खबर आ रही है कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजरायली बस्तियों पर अपने हमले के दौरान उत्तर कोरियाई हथियारों का इस्तेमाल किया था। ये दावा एक आतंकवादी वीडियो और इजरायल द्वारा जब्त किए गए हथियारों के विश्लेषण पर आधारित है। उधर लेबनान की तरफ से इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच हमलों की खबर है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना की कई चौकियों को निशाना बनाते हुए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दागी। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने लेबनान की सीमा पर तोप के जरिए लगातार हमले किए, जिससे हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हर हमले का हमारी ओर से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। हम उत्तरी कमान में दृढ़ता से तैनात रहेंगे और सतर्क रहेंगे। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ जारी युद्ध के बीच स्थिति का आकलन करने के लिए अपने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मुलाकात की। इस दौरान सभी ने हमास के खात्मे पर जोर दिया। और वहीं हर गुजरते दिन के साथ इजराइल हमास संघर्ष गहराता जा रहा है। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज के दिन भर का हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह ने इजराइल से। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक बृहस्पतिवार को यहां टेल अवीव में पहुंचे। उन्होंने इजरायली प्रेसिडेंट और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की। इस लंबी मुलाकात में पहले तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन का इजराइल के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई, सपोर्ट दिखाया और कहा कि जो आतंकवादी हमला 7 अक्टूबर को हुआ उसने पूरी दुनिया को झुंझला के रख दिया और ब्रिटेन इससे काफ़ी आहत है और इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल की मदद करता रहेगा। You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. As your friend, we will stand with you in solidarity, we will stand with your people, and we also want you to win. वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमास ने पैलेस्टीनियंस को बंदी बना के रखा है, इसलिए जो गाजा पट्टी में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मानवीय क्राइसिस इवॉल्व हो रहा है, उसको रिजॉल्व करने के लिए जल्द ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचानी पड़ेगी और उन्होंने इजराइल को प्रिवेल अपॉन किया कि आप इस ह्यूमैनिटेरियन एड को गाजा पट्टी के अंदर जाने दें। But I also want to thank you for the support that your government has given to the families of British nationals caught up in this horror, including your efforts to release the hostages, secure their release. वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली भी वेस्ट एशिया में हैं, जहां वो अलग अलग लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। मकसद ये है कि कहीं ये संघर्ष, कहीं ये जंग रीजनल लेवल पे एस्केलेट ना कर जाए और मुल्क इजराइल के आसपास के इसमें इन्वॉल्व ना हो जाएं। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, टेल अवीव। तो विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ऑपरेशन अजय के तहत 5 उड़ानों से अब तक 1200 लोग वापस हिंदुस्तान आए हैं। इनमें से 18 नागरिक नेपाल के भी हैं। आगे और फ्लाइट भेजने की भी योजना है। स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। ऑपरेशन अजय जो चल रहा है उसके तहत करीब 1200 लोग अभी वापस आए हैं 5 फ्लाइटों पर। इसमें करीब 18 इनमें से नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। हम सिचुएशन का जायज़ा ले रहे हैं और आवश्यकता के आधार पर हम फ्लाइट्स और प्लान करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत इजराइल पर हुए भीषण आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। We have strongly condemned the horrific terrorist attack on Israel. The international community must stand together in combating terrorism in all its forms and manifestations, and there can be no equivocation on this. There was also issue of Palestine, and on that we have reiterated our position in favor of direct negotiations for establishing a two-state solution. We have also expressed our concern at the civilian casualties and the humanitarian situation. We would urge the strict observance of international humanitarian law.
तो इजराइल और हमास के बीच गहराते संघर्ष को लेकर क्या है स्थिति, इस पर करेंगे विस्तार से हम आगे चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाए, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन, तिनक दिन, दिन तिनक दिन, अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेतृत्व वाली भूपेश बघेल सरकार पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए बस्तर की जनता से वादा किया है कि भाजपा की सरकार बनने पर राज्य को नक्सल समस्या से मुक्त कर दिया जाएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश की जनता के नाम पीएम मोदी ने पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए समर्थन मांगा है। 5 राज्यों में चुनावी बिसात बिछने के बाद अब प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जगदलपुर और कोंडागांव में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और सरकार बनने पर राज्य को इस समस्या से मुक्त कराने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, एक क्षेत्र ऐसा है हमारा बस्तर, जगदलपुर, अगर नक्सली हिंसा होती है, पुलिस भी मरती है तो हमारा आदिवासी मरता है, नक्सली मरता है तो भी आदिवासी मरता है, और नागरिक मरता है तो भी आदिवासी मरता है। उनको बचाना चाहिए। और मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर रोड बनाए, रास्ते बनाए, घर में गैस के सिलेंडर दिए, शौचालय बनाए, एकलव्य स्कूल बनाए। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। अभी तक हम लोग 3 बड़ी घोषणाएं हमारे नेताओं ने कर दी। हम जाति जनगणना करेंगे, हमने कहा कि 20 क्विंटल धान हम खरीदेंगे, हम तो विधानसभा में घोषणा कर दी, और 7.5 लाख लोगों को पहली किस्त आवासहीन लोगों के खाते में चला गया। 10 लाख लोगों को और देंगे, मतलब 17.5 लाख आवास बनेंगे।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम पत्र लिखकर विधानसभा में चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने की अपील की है। इसमें उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के अपने अतीत से निकलकर सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी बना है। पिछले 20 वर्ष से जो भरोसा आपने हम पर दिखाया है, उसके चलते मध्य प्रदेश देश की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। इन 20 वर्षों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सरकार की अथक मेहनत के परिणाम स्वरूप आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है। साथ ही 16% से अधिक आर्थिक विकास दर, 65 लाख से अधिक घरों में नल से जल, 28,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन को देखकर गर्व की अनुभूति हो रही है। भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए हाईटेक रथों को मैदान में उतार दिया है। प्रचार रथ एमपी के मन में मोदी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके जरिए प्रदेश भर में 50,000 रथ सभाओं के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। देश के मन में मोदी है, एमपी के मन में मोदी है, जन जन के मन में मोदी है। तो अपने काम के आधार पर, अपने कामों को लेके इन वीडियो वैन्स के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। हम जनता को अपने काम बता रहे हैं। इधर कांग्रेस की ओर से नवरात्रि के पहले दिन मध्य प्रदेश में 144 प्रत्याशियों की सूची जारी किए जाने के बाद से पार्टी में विरोध और बगावत का दौर जारी है। टिकट कटने से कई नेता नाराज हैं तो कई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं बुधवार शाम मध्य प्रदेश के लिए सपा ने 22 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिससे इंडी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और सपा के बीच मतभेद और गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उधर तेलंगाना में भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस के बीच सियासी रण जारी है। तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। राहुल गांधी ने आज तेलंगाना में पार्टी का मोर्चा संभाला तो बीआरएस नेता के कविता ने परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वह सीएम पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ रही। तो भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई प्लान नहीं है, सिर्फ लोगों में भ्रम पैदा करना कांग्रेस का काम है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पार्टी को बीआरएस की बी टीम बताने पर करारा वार किया है। पार्टी के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि राहुल को इतिहास का ज्ञान होना चाहिए ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल सके कि कौन किसकी बी टीम है। उन्होंने कांग्रेस पर बीआरएस की बी टीम होने का आरोप मढ़ दिया। साथ ही उन्होंने एआईएमआईएम को दोनों पार्टियों की सी टीम बताया। कांग्रेस पार्टी का बी टीम है बीआरएस पार्टी, बीआरएस पार्टी का बी टीम है कांग्रेस पार्टी, दोनों का सी टीम है मजलिस पार्टी। ये तीन पार्टी को किसकी भी डालो, इसका एक ही जगह जाते हैं। कौन किसका बी टीम है? राहुल गांधी। आपको दम है, आपको वास्तव मालूम है तो मैं इस विषय पर डिस्कशन लेके लिए ओपन डिस्कशन लेके तैयार हूं। आप थोड़ा समझ लीजिए। दरअसल तेलंगाना विधानसभा को लेकर चुनावी रैलियों में राहुल गांधी लगातार सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति पर नेता को परिवारवाद की राजनीति के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। ये मत सोचिए कि बीआरएस अकेली है। बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम तीनों एक साथ मिले हुए हैं। प्रियंका गांधी, who is Motilal Nehru's son, Nehru ji is Jawaharlal Nehru's daughter, Indira ji's son, Rajiv Gandhi's daughter, Priyanka Gandhi, is talking about family politics. This is the funniest thing I have heard in the whole election campaign. इधर राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आ सकती है। गहलोत ने कहा है कि वे तो सीएम पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ रही है। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभी भी उम्मीदवारों की पहली सूची का इंतजार है। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है तो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताइए दीजिए। उधर भाजपा ने आचार संहिता लागू होने के साथ ही 41 उम्मीदवारों की सूची जारी कर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है। बीजेपी का कहना है कि वह जल्द ही दूसरी सूची भी जारी करेगी। क्लियर कट एजेंडा के अंतर्गत मोदी सरकार पिछले 9 वर्ष में काम कर रही है
और एक दूसरी तरफ अपोजिशन के पास ना कोई रोड मैप है, ना एजेंडा है। राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है, वही परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे इजराइल और हमास के जारी संघर्ष को लेकर अपने खास मेहमानों से। साथ ही हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह भी हमारे साथ इजराइल से जुड़ेंगे। ये तमाम चर्चा फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर पे चर्चा, इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष इजराइल हमास संघर्ष, विरोध और समर्थन में बढ़ती दुनिया। क्योंकि 13 दिन हो गए हैं और इस संघर्ष को लेकर दुनिया आपस में खेमे में बढ़ती नजर आ रही है। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी है। हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह इस वक्त इजराइल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा 2 खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर दिलीप सिन्हा जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंदु जी, रणनीतिक और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ। आप दोनों का स्वागत है। अमृतपाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमृतपाल, शुरुआत आपसे, क्योंकि 13वां दिन है और अस्पताल पे, गजा के अस्पताल में हमले के बाद से क्या कुछ स्थिति बदली है हमलों को लेकर? 13वें दिन की आज की स्थिति को लेकर थोड़ा सा बताइए। नहीं, देखिए, स्थिति बिल्कुल नहीं बदली है। वैसे ही मिलिट्री कैंपेन जो है वो चल रही है। इजराइल लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है, एरियल बॉम्बिंग्स कर रहा है, आर्टिलरी फायर कर रहा है और उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। हाँ, ये है कि जो वीडियोस वहाँ से आ रहे हैं, मैं तो इजराइल में हूँ, जो गाज़ा पट्टी के तरफ से जो आ रहे हैं, क्योंकि बिल्ट अप एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर बिल्ट अप एरियाज़ पर रॉकेट फायर, मिसाइल फायर, एरियल बॉम्बिंग्स हो रही हैं। और वहीं हमास भी लगातार यहाँ इजराइल पे गोले दाग रहा है। आज मैं टेल अवीव में हूँ अभी, क्योंकि ऋषि सुनाक यूके के प्राइम मिनिस्टर यहाँ टेल अवीव में थे सारा दिन। उन्होंने मुलाकात की यहाँ के प्रधानमंत्री से, यहाँ के राष्ट्रपति से, जिनके लोग मिसिंग हैं या जिनके लोग की डेथ्स हुई हैं, उनसे भी कुछ फैमिलीज से वो मिले। हमास लगातार रॉकेट्स दागता रहा टेल अवीव पे जितनी देर ऋषि सुनाक यहाँ थे। जनरली अक्सर देखा जाता है कि रात को उसकी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पे प्रोटोकॉल ये है बेसिकली कि जब जैसे मैं होटल में रह रहा हूँ, तो अगर कोई रॉकेट स्ट्राइक होता है तो यहाँ सायरन अलर्ट्स हो जाते हैं, आपको शेल्टर में भागना पड़ता है। यकीन माने, रात को में 3 बार तो हम शेल्टर में भागते हैं। मैं रात की बात कर रहा हूँ, सिर्फ टेल अवीव। तो आप यकीन माने कि हर 30 सेकंड पे यहाँ इजराइल के अलग अलग शहरों पे एक ना एक रॉकेट गिर रहा है। तो स्थिति जैसी की तैसी है। इनफैक्ट इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आई है। अमृतपाल, इससे पहले कि अपने मेहमानों के पास जाऊं, आपसे एक दूसरा सवाल समझना चाहेंगे, क्योंकि लगभग 200 के आसपास जो इजरायली बंधक गाजा के या हमास के पास में मौजूद हैं, उनको लेकर और ज़मीनी लड़ाई को लेकर
राफा बॉर्डर से मानवीय सहायता को लेकर, इन तमाम मसलों को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, राफा पर जो बाइडेन ने अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं उनसे बात की और एक सहमति बनी है कि वो राफा के बॉर्डर के थ्रू इजिप्ट इनको ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर भेजेगा। वो इजरायली टेरिटरी नहीं क्रॉस करता है, वो ऐसा क्रॉसिंग है जहां इजिप्ट और का सेनाई जो रीजन है वहां से आप सदर्न गाजा पट्टी में घुस सकते हैं। इजिप्ट सड़कें वड़कें रेडी कर रहा है, वहाँ करीब 100 से ज़्यादा ट्रक खड़े हुए हैं राफा क्रॉसिंग पर ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर। तो उस पर वो अब कब खुलता है, वो कितनी देर होगा, वो क्या, क्योंकि वो सब सवाल अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि इजराइल ने साफ कह दिया है कि अनलेस हमास हमारे हॉस्टेजेस को नहीं लौटाएगा हम एड अंदर जाने नहीं देंगे। तो इसका क्या मतलब है? क्या वो वहाँ पर मिसाइल अटैक्स करेंगे जैसे उन्होंने परसों किए थे? तो ये सब सवाल हैं कि वो कब खुलेगा, पर एक सहमति अमेरिका और मिस्र के बीच में बन गई है। वो कितनी देर की सीज़फायर होगी, विंडो होगा सीज़फायर का, कुछ जाने दिया जाएगा, वो सब कॉन्टूर्स अभी क्लियर होंगे आने वाले दिनों में। रही बात आपने पूछा कि ग्राउंड इन्वेजन की, ग्राउंड मतलब असॉल्ट, मिलिट्री असॉल्ट की, वो ये लोग अभी नहीं सोच रहे हैं। इन्होंने अमास कर रखे हैं टैंक्स, आर्टिलरी, हैवी इक्विपमेंट गाजा पट्टी में, नॉर्थ गाजा पट्टी के बॉर्डर के अलॉन्ग, पर अभी इनका फोकस, कल आप बेंजामिन नेतन्याहू की स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कहते हैं कि इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर विच रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। तो मेरा ख्याल से ये प्रिसिजन बॉम्बिंग्स करेंगे। इनकी स्ट्रैटेजी मेरी असेसमेंट में होगी कि ये लगातार गोले दागेंगे, हमास को कंसिडरेबली वीकन करेंगे, फिर ही अंदर जाने की सोचेंगे। और अंदर जाना भी पूरी फौज शायद ना लेके जाएं, जिसको कहते हैं लोकलाइज्ड ऑपरेशंस, छोटी स्पेशल ऑपरेशंस टीम जाएं, टेक आउट द टारगेट्स ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, इस तरह की कार्रवाई होगी। अनलेस ये एस्केलेट करके हिजबुल्लाह वाला फ्रंट खुल जाए, फिर तो युद्ध का रुख ही बदल जाएगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमृत, हमारे साथ आज का अपडेट साझा करने के लिए। अपना ख्याल आप बहुत रखिए, क्योंकि आप एक तरीके से वॉर जोन के इलाके में अपने आपको सुरक्षित रखिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए, मिस्टर दिलीप सिन्हा जी, ब्रिगेडियर शाहदेंद्र जी हमारे साथ बने हुए। मिस्टर सिन्हा, समझना आपसे हम यही चाहेंगे सबसे पहले कि प्रधानमंत्री आज फ़ोन करते हैं फ़लस्तीन के अथॉरिटी के राष्ट्रपति को, और वो इस बात का जिक्र करते हैं कि साहब क्या एक स्थिति है वहाँ पर उसको लेकर वो चिंतित है हिंदुस्तान, और भारत अपनी बात को स्पष्टता से एक तरीके से रखता है। इस पूरे संदेश को, इस मैसेज को आप किस तरीके से देखते हैं, इस बातचीत को? मिस्टर सिन्हा, भारत ने जो रुख अपनाया है वो इसके जो प्रमुख जो मुद्दा था, इसमें जो आक्रमण किया, आतंकवादी आक्रमण किया हमास ने, उसकी निंदा भारत ने दो टूक शब्दों में की है। लेकिन उसके साथ साथ भारत ये भी चाहता है कि वहां शांति स्थापित हो, और उसके लिए ये जरूरी है कि जो मुख्य मसला जो अभी हो गया है वो है कि जो बंधक 200 के करीब हमास ने ले रखे हैं उनकी वापसी कैसे हो। उसके लिए बातचीत करना बहुत जरूरी है, और उसी लिए राष्ट्रपति बाइडेन भी वहां गए थे, और शायद उसी सिलसिले में हमारे प्रधानमंत्री ने भी बातचीत की है महमूद अब्बास से। तो ये जो परिस्थिति इस वक्त है वो है कि सभी नेता ये प्रयास कर रहे हैं कि इजराइल का जो आकांक्षा है बदला लेने की, वो इजराइल उसमें आपे से बाहर ना हो जाए और इसको हद से बाहर ना बढ़ने दे। विशेषकर जो जमीनी आक्रमण की बात हो रही है गाजा में घुसने की, उस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें घुसने से ना इजराइल को फायदा होगा, ना ही बंधकों को कोई किसी प्रकार का फायदा हो पाएगा, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है जो कि निश्चित रूप से कुछ भी कर सकता है उन बंधकों के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय जो भी प्रयास हो सकता है, जिसमें कि राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री सुनक है और हमारे प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं, तो ये प्रयास होना चाहिए सभी नेताओं का कि जो बंधक है उन्हें छुड़ाया जा सके, और जो इजराइल का जो आक्रमण है उसे रोका जा सके, ताकि ये युद्ध फैले नहीं जी, क्योंकि अभी तक थोड़ा बहुत नियंत्रण में है, वो नियंत्रण के बाहर न हो जाए। जी, ब्रिगेडियर शाहदेंद्र जी, आपको लगता है कि 13 दिन के बाद स्थिति जहां पे पहुंच गई है, अब यहां से आगे क्या, दोनों तरफ से किसी प्रकार की गुंजाइश बातचीत या सीजफायर की दिखाई नहीं पड़ रही है? 13 दिन के बाद अब आगे का रास्ता कैसे आप देख रहे हैं यहां से?
बातचीत आगे कैसे हो, युद्ध को रोकने को लेकर क्या कोशिश है? देखिए, मैं थोड़ा आशावान हूं। आज उम्मीद जड़ती है आई है कि कुछ शांति की तरफ पहल होती हुई दिख रही है और एक ह्यूमैनिटेरियन एड जिसकी बहुत दिन से वहां दरकार थी, आज 13वां दिन है। अगर किसी को मेडिसिन चाहिए होता है तो तुरंत चाहिए होता है, मेडिकल एड, फूड, वाटर, ये सारी चीज इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। तो लिहाजा जो आपकी देर में राफा का जो ट्रांजिट पॉइंट खुल रहा है उससे एक उम्मीद है। देखिए, शुक्रवार से तकरीबन 20 ट्रक की पहली एंट्री वहां परमिट की गई है और ये जो एड होगी टोटल पैलेस्टीनियंस के लिए है। अगर इस एड पे किसी भी तरीके से हमास कब्जा करता है तो ये इस एड को रोक दिया जाएगा। एक सहमति बनी और ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप देखता हूं। पहले देखिए, मिस्र ने इस ट्रांजिट पॉइंट को खोलने से मना किया था। जो बाइडेन की जब से विजिट हुई है, जिस तरीके से उन्होंने एक संदेश इजराइल को दिया है, मिलिट्री सपोर्ट तो दिया ही, साथ में एक संदेश दिया है कि आप उनके सिविलियन टारगेट को न स्ट्राइक करें और एक अपना ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखें, ह्यूमैनिटेरियन एड को परमिट करें। इस तरीके की बात बाइडेन ने क्लोज डोर से कही है। इसी के तहत देखिए ट्रांजिट पॉइंट खुल रहा है और 20 ट्रकों की आवाजाही शुरू होगी। तो ये तो पहला स्टेज है। अगर ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है, इसी तरीके की और भी ह्यूमैनिटेरियन एड चलेगी। और मेरा मानना है, देखिए, इस समय आई फॉर आई का कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे तो पूरा वर्ल्ड अंधेरे में डूब जाएगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। इजराइल ने जिस तरीके से स्ट्राइक किया उससे सिविलियन आज की डेट में अफेक्टेड हो रहा है। तो मेरा मानना है कि हमास ने कहा है कि आज की डेट में अगर इजराइल एयर स्ट्राइक बंद करता है तो वो सीज फायर के लिए तैयार है, वो रॉकेट दागना बंद कर देंगे। तो इजराइल को उनका कॉल लेना चाहिए और सीज फायर की तरफ बढ़े और ह्यूमैनिटेरियन एड करें। जहां तक हमास के खात्मे का सवाल है, उसको अलग तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है। देखिए, हमास का जो इलाका है बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड है। वहां पे टैंक, आर्टिलरी और गोले से अगर आप फायर करेंगे तो हमास कहां पे है वो नहीं पता लगेगा। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर सकते हैं, सिविलियन कैजुअलिटी पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमास के लड़ाकों को कैसे मारेंगे? उसके लिए आपको एक डिफरेंट तरीके का ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, स्पेशल ऑपरेशन चलाना बिल्कुल, और पड़ेगा। वो शायद जमीन पे एक नई रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा। मिस्टर वो बात की चीज है, वो बात है। अभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, सीज फायर करिए, ह्यूमैनिटेरियन एड दीजिए, गाजा पट्टी पर सर्वेलेंस रखिए, छोटे छोटे ऑपरेशन करिए, उनको मासे से अलग करके धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको एलिमिनेट कर दीजिए। बिल्कुल, ये जो सर आप बात कर रहे हैं ये बहुत जरूरी, क्योंकि तात्कालिक तरीके से कैसे निपटना और एक लॉन्ग टर्म आपकी क्या एक स्ट्रेटजी रहेगी उसके बारे में मिस्टर सिन्हा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अरब वर्ल्ड हो कि तमाम जो देश हैं, उसके अलावा ईरान की बात हो या अन्य देशों के लिहाज से कई कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लगता है कि ये रीजनल लेवल पे ना एस्केलेट हो। आपको लगता है कि उस दिशा में किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमास, फ़लस्तीन, इसके बीच के अंतर को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी तरीके से उसको एक जैसा समझा जा रहा है। मिस्टर सिन्हा, नहीं, बिल्कुल, ये सबको मालूम है कि हमास और जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, जिसके अध्यक्ष महमूद अब्बास हैं, उनमें बहुत अंतर है, उनमें बहुत मतभेद हैं। और अरब वर्ल्ड जो है उसमें भी जो प्रतिक्रिया हुई है इस आतंकवादी आक्रमण के प्रति, वो उस प्रतिक्रिया में भी अरब वर्ल्ड का जो विभाजन है वो स्पष्ट रूप से सामने आता है। उसमें ऐसे देश हैं जैसे यूएई है या बहरीन है जिन्होंने निंदा की इस आक्रमण की, और ऐसे देश हैं जैसे सऊदी अरब या इजिप्ट जिन्होंने की जो कि शांत रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार से इसको निपटाया जा सके। लेकिन जहां तक हमास का सवाल है, हमास एक आतंकवादी संगठन है जो कि गाजा पट्टी में जिसने कब्जा कर रखा है और वहां चुनाव भी जीत चुका है, शासन कर रहा है वहां पे। लेकिन शासन के साथ साथ वो एक आतंकवादी संगठन भी है जिसने की बंधक बना रखे हैं, जिसने एक आक्रमण किया नागरिक सिविलियन ठिकानों पर। तो हमास पर कैसे प्रभाव डाला जा सके, दबाव डाला जा सके, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है जिसपे कि सभी लोग कोशिश कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसे फैले नहीं, इसमें हिजबुल्लाह शामिल नहीं हो जाए। और ईरान अगर आता है तब तक खैर युद्ध बहुत ही भयानक रूप ले लेगा। लेकिन अभी जैसा लग रहा है, जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा, कि अभी हम ये आशा कर सकते हैं कि शायद ये इससे ज्यादा नहीं फैले, लेकिन इस पर कहना कुछ भी मुश्किल है। जी ब्रिगेडियर शाहदन जी, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि गाजा में अस्पताल पे एक रॉकेट गिरता है, उसके बाद में आरोप ये शुरू होता है कि ये कहां से आया। इंफॉर्मेशन वॉर भी अपने आप पैरेलल तरीके से चल रही है, सबूत दिए जा रहे हैं, तमाम बातें की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या नंबर्स को लेके तमाम प्रकार की बातें निकल कर। आपको लग रहा है कि हमने यूक्रेन वॉर के समय भी एक इंफॉर्मेशन वॉर का एक पूरा देखा है दौर, आज भी वो अपने आप में एक पैरेलल तरीके से चल रहा है?
देखिए, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विधा है युद्ध लड़ने की, और हर एक इसका इंप्लीमेंट करते हैं, हर एक वॉरिंग फैक्शन इसका इस्तेमाल करता है। एक तरीके से नैरेटिव चलाया जाता है, एक तरीके से दुश्मन को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती है और अपने माइंड को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि ये इतना बड़ा थ्रेट है, लिहाजा आप सरेंडर कर दीजिए या अपना जो स्टैंड है वॉरिंग फैक्शन का जो स्टैंड उसको गिव अप करिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा, उसमें बहुत सारे आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल्सो जुड़ गया है, डिजिटल है, कई तरीके के कैंपेन चलाते हैं, ये सारा कुछ उसका पार्ट है। इसी के तहत देखिए अस्पताल पे जब हमला हुआ है उसका कितना वर्ल्ड वाइड रिएक्शन आया, हर एक आदमी उससे आहत फील किया। और देखिए आज की डेट में अरब वर्ल्ड एक होता हुआ दिखा, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, हर एक ने इसको कंडेम किया, चाहे वो ईस्ट था वेस्ट था, उसने किसी भी तरीके के सिविलियन की जान मार पे हमला को उसका कंडेमनेशन किया है। और इसीलिए इजराइल यहाँ पे बैकफुट पे आता हुआ नजर आया, क्योंकि एक मास ओपिनियन उसके अगेंस्ट जनरेट हुई। लेकिन इजराइल ने इसको इंफॉर्मेशन वॉर के तहत, टेक्नोलॉजी के तहत और अपने स्टैंड को क्लियर करते हुए बोला कि ये पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहादी का था, ये हमास का जो रॉकेट था वो मिसफायर होकर वहां गिरा। उसने इस नैरेटिव चलाया, ये कौन इसमें सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, किसका रॉकेट अस्पताल पे गया, इट इज अ मैटर ऑफ डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब इसका रिजल्ट आए। उसी कहते हैं कि जो बाइडेन ने भी इसको जस्टिफाई किया, ये इजराइल का रॉकेट नहीं था, क्योंकि उन्होंने इजराइल की पोजीशन को एक पुख्ता करना है। और आज की डेट में जो इजराइल के सिक्योरिटी कंसर्न है वो पूरे दुनिया उससे वाकिफ है। एक छोटा सा देश जो अभी अपने एग्जिस्टेंस में वर्ल्ड वाइड उसकी ओपिनियन बन रही है, उसको चारों तरफ से मुस्लिम वर्ल्ड ने घेर रखा है, उसका एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ पैलेस्टीन जो अपने कॉज के लिए लड़ रहा है, अपने देश में ही वो जमीन से बेदखल हो रखा, उसके कॉज को है। तो जब टू नेशन थ्योरी इंप्लीमेंट होगी तो दोनों के सिक्योरिटी इश्यूज कंसर्न है, में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट सारे अगर मिलकर काम करेंगे तो टू नेशन थ्योरी को एक अलमी जामा पहनाया जा सकता है। बिल्कुल, महत्वपूर्ण चीज यही है कि आखिर ये जो संघर्ष है ये रुके कैसे और शांति बहाली कैसे होगी। हर कोई यही चाहता है, लेकिन उसका रास्ता निकलेगा कैसा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा है एम्बेसडर सिन्हा आपका, ब्रिगेडियर शाहदीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
और ब्रेक के बाद खबर अर्थ जगत के मोर्चे से जुड़ी हुई। पूरी दुनिया आर्थिक मोर्चे पर कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन भारत इन तमाम प्रकार की चुनौतियों के बावजूद भी सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी JP मॉर्गन ने भी भरोसा जताया है और कहा है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो वहीं 2030 तक भारत अपनी मौजूदा स्तर की अर्थव्यवस्था की दोगुनी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस खबर को लेकर ट्वीट किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुनिया भर के दिग्गजों का भरोसा न केवल बना हुआ है, साथ ही ये भरोसा और भी मजबूत होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी JP मॉर्गन ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा भरोसा जताया है। ये अनुमान JP मॉर्गन के एशिया पैसिफिक इक्विटी रिसर्च के MD जेम्स सुलिवन ने दिया है। इस खबर को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। पोस्ट में PMO ने लिखा है कि भारत अगले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एजेंसी ने भरोसा व्यक्त किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार साल 2030 तक मौजूदा स्तरों से दोगुना हो जाएगा। साल 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 7 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। भारतीय इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी और बढ़ेगी। ये मौजूदा 17% से बढ़कर 25% तक हो जाएगी। वहीं निर्यात दोगुना होकर $1 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग का हब बनते भारत में गूगल कंपनी ने पिक्सल स्मार्टफोन के निर्माण की घोषणा की है, जिसके बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत पहले अपने इस्तेमाल के लिए विदेशों से फोन मंगाता था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल में भारत मोबाइल फोन का आयातक से निर्यातक बन गया है। बहुत अच्छी बात है कि गूगल ने अपने पिक्सल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग का हिंदुस्तान में करने का फैसला लिया है। आप देखो, आज से 9 वर्ष पहले भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत छोटी इंडस्ट्री होती थी। आज $100 बिलियन प्लस पहुंच चुकी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। आज से 9 साल पहले 98% मोबाइल फ़ोन्स जो भारत में उपयोग में होते थे वो इंपोर्ट होते थे। आज 98% मेड इन इंडिया है। कोरोना महामारी के बाद भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को थमने नहीं दिया है और भारत आज भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भाजपा ने भी मोदी सरकार की आर्थिक नीति की तारीफ की और विरोधी दलों पर राजनीतिक भावना से गलत आरोप लगाने पर सवाल खड़े किए। 2014 से उसके बाद 9 वर्ष में इकोनॉमी में क्या आवश्यकता है कि रोबस्ट रिफॉर्म्स हो, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, साउंड मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग हो। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में अपना फोकस इन चीजों में किया। बीते दिनों देश दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी आर्थिक संस्थाओं से लेकर आर्थिक एजेंसियों ने भारत की GDP में बढ़ोतरी का अनुमान जताया है, जबकि दुनिया की GDP में अभी भी उतना उत्साह नहीं देखा जा रहा है। भारत दुनिया के लिए सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बना हुआ है, तो भारत के निर्यात में भी रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था को 20 से 30% तक तेज कर सकता है और भारत ने इसे साबित किया है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार से इस सिलसिले में खास बातचीत की। डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ ही UPI का जो सक्सेस भारत ने हासिल किया है, उसकी तारीफ IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ने की है। और मेरे साथ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर अजय सूद। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जैसे आपने G20 की हमारी प्रेसिडेंसी के दौरान देखा, DPI एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा और भारत ने ये भी कहा है कि हम किस तरह जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी सक्सेस स्टोरी है, जो हमने इतना कुछ अचीव किया है। कोविड 1 एग्जाम्पल है जिसमें कोविन यूज़ हुआ, और भी कई एग्जाम्पल है, UPI है और कई हैं। वो हम सब बाकी देशों से को हेल्प करने की, उनकी कैसी हम सहायता कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 डिक्लेरेशन में कहा है। लेकिन ये बहुत साइंटिफिक है। एज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है।
क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के आप ये नहीं कर सकते ऑन स्केल। बाकी जो देश हैं वो भी चाहते हैं कि इंडिया का ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए। G20 में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया। अफ्रीकन कंट्रीज भी हमारा G20 का पार्ट है। एक्चुअली उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि कैसे कुछ ही सालों में, 10 सालों से भी कम में, हम DPI के साथ कितना बढ़ गए हैं। हमारी इकोनॉमी बढ़ गई है, हमारी जो सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विसेज जो हम दे रहे हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, ट्रांसपेरेंसी आ गई है और इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज हो गई है। ये सभी एक एग्जांपल हैं। तो ये थे भारत सरकार में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, और उनका ये कहना है कि ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि न सिर्फ विकासशील देश बल्कि विकसित देश भी हमारी इस सक्सेस स्टोरी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। चीनी भंडारण पर खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने DD न्यूज़ संवाददाता रजनीश त्रिपाठी से विशेष बातचीत में कहा है कि देश के कई भागों में गन्ना रोपाई शुरू हो गई है। आने वाले 2-3 हफ्तों में चीनी का नया भंडार आना शुरू हो जाएगा। साथ ही खाद्य सचिव ने कहा है कि और देशों के मुकाबले भारत में चीनी के दाम कम है। गेहूं, चावल, चीनी किसान से सरकार तक से जुड़ी है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, चीनी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चीनी को लेकर हमारा जो अभी स्टॉक है वो करीबन 57 लाख टन का है और हमारी जो खपत है देश में प्रत्येक महीने वो करीबन 22 लाख टन होती है। तो ये जो स्टॉक अवेलेबल है वो करीबन 2.5 महीने की खपत के लिए पर्याप्त है। तो उसके अलावा आप जानते हैं कि अभी गन्ने की कटाई शुरू हो गई है, गन्ने की क्रशिंग भी कई जगह शुरू हो गई है और नवंबर के शुरू में नई चीनी आनी शुरू हो जाएगी। तो नई चीनी आने का मतलब है कि इसमें दामों में और गिरावट आएगी। और अभी भी जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी प्रस्तुति जो हमने दी थी अभी, कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय देखें दृश्य, तो भारत में चीनी का मूल्य बहुत ही कम देश होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, जिनमें चीनी का मूल्य हमारे देश से कम होगा। आस पड़ोस में भी देखें तो चीनी का मूल्य बहुत अधिक है, हमारे पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों में भी। तो ये सरकार की नीतियां हैं जिसके कारण हमारे उपभोक्ता जो हैं वो एकदम रीजनेबल दाम पर चीनी पा रहे हैं। 2 राज्य हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जहां पर बारिश कुछ कम हुई थी अगस्त के महीने में और उसके चलते कुछ प्रभाव पड़ा है फसल पर। लेकिन उत्तर प्रदेश में फसल काफ़ी अच्छी है। तो हमें अनुमान है कि अगर कुछ कटौती होगी और कुछ कम होगी प्रोडक्शन महाराष्ट्र और कर्नाटका में, तो यूपी से उसको कुछ हद तक मीट कर पाएंगे। लेकिन तब भी इस पे अभी हम कुछ फर्म अनुमान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कृषि मंत्रालय के जो आंकड़े हैं, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, वो अगले 7-10 दिनों में आ जाएंगे। उसके बाद हमको पता लगेगा कि कितनी प्रोडक्शन होने वाली है गन्ने की आने वाले इस सीज़न में, और उसके बाद हम जो निर्णय लेंगे, कैसी नीति बनाएंगे, वेदर इट इज़ विद रिगार्ड टू एथेनॉल और वेदर विद रिगार्ड टू द प्राइसेस। गेहूं में तो अभी स्टेबल है। गेहूं में करीबन 3.5-4% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 1 साल में, जबकि हमारा जो MSP है वही करीबन 5.5% बढ़ा है पिछले साल। तो गेहूं में भी स्टेबिलिटी है। उसके अलावा सरकार इस पर नज़र बनाए रखे है। सरकार FCI के जरिया से OMSS कर रही है, ओपन मार्केट सेल्स। हर हफ्ते 2 लाख टन की क्वांटिटी हम डिस्पोज कर रहे हैं OMSS में, जो फ्लावर मिल्स हैं, चक्की हैं, आटा चक्की हैं। और उसके चलते आप देख रहे हैं कि आटा हो या गेहूं हो, उसमें कोई बढ़ोतरी इतनी नहीं हुई है, बहुत कम इन्फ्लेशन है। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश त्रिपाठी, DD न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले चरण की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की वजह से सड़क के माध्यम से मेरठ से दिल्ली तक का सफ़र पहले से ही आसान बना हुआ है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले चरण की शुरुआत से आम लोगों को साहिबाबाद और दुहाई के बीच आवागमन में ट्रेन के माध्यम से भी अब आसानी होने वाली है। तो फिलहाल न्यूज़ नाइट में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। गगनयान मिशन भी भारत के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की सफलता के बाद ये भारत का एक और महत्वपूर्ण मिशन है, जिसमें अब तक विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियों जैसे मानव रेटेड लॉन्च वाहन और सिस्टम योग्यता शामिल हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला के आवास पर आज असम और मध्य प्रदेश पुलिस ने छापेमारी की है। उन पर धोखाधड़ी के मामले में असम की एक अदालत के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची में टीकमगढ़ से यादवेंद्र सिंह बुंदेला को प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन किताब का विमोचन किया। ये पुस्तक प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन द्वारा लिखी गई है। ये किताब कई सदियों से चली आ रही विदेशी पराधीनता की दर्दनाक यादों को पीछे छोड़ते हुए नए भारत के गौरव को दर्शाती है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके HR अमित चक्रवर्ती के UPA के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और 30 अक्टूबर तक जवाब मांगा। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI केस की सुनवाई को 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। आज एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।